ओके जी स्टूडेंट, कल हम जो है वो आपकी जो जनरल सर्जरी थी उसको हम देख रहे थे। और जितनी भी आपकी जनरल सर्जरी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि आपका जो पेशेंट होता है उसको आप वार्ड से एक ओटी में जो है वो कैसे शिफ्ट करते हैं। उससे पहले पहले जो है वो आपका जो पेशेंट होता है उसको आप कौन से सेफ्टी मेजर जो होते हैं, जो आपके सेफ्टी चेकलिस्ट होते हैं, वो आप उसको एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और इसके अलावा जो होता है आपके वहाँ पे जो है वो डिफरेंट जोन्स भी आते हैं। ठीक है, वो जोन्स जो होते हैं वो अलग चीज है। ठीक है, वो मैंने आपको नहीं बताए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी डिफरेंट जो ओटी पोजीशंस आती थी कि आपको जो पेशेंट होता है उसको डिफरेंट सर्जरीज जो होती है वो परफॉर्म करनी होती है। और फिर उन सर्जरीज के लिहाज से जो होता है हमने उसकी जो है वो मतलब की पोजीशन जो है, बेड की पोजीशन जो होती है वो हमने सेट करनी होती है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। तो आज जिससे हम स्टार्ट लेंगे वो होगा आपका सीएनएस की सर्जरी। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, आपने उसकी क्या करनी है, आपने उसकी ब्रेन की सर्जरी करनी है। तो ब्रेन की सर्जरी के लिए आप कौन सी पोजीशन लोगे, तो आपने कहना है कि जो ब्रेन की पोजीशन के लिए जो हम बेड की पोजीशन सेट करेंगे वो होगी आपकी एक तरह से सीटिंग पोजीशन। ठीक है, कौन सी होगी, सीटिंग पोजीशन होगी, या इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से फॉलर पोजीशन। ठीक है, यानी कि जो आपकी ये पोजीशन होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपकी सीटिंग पोजीशन, या फिर आपकी एक तरह से फॉलर पोजीशन होती है। ठीक है, फॉलर्स पोजीशन होती है। सीटिंग पोजीशन जो आपकी एक तरह से फॉलर पोजीशन होती है। अब ये जो सीटिंग पोजीशन होती है या जिसको हम एक तरह से फॉलर पोजीशंस कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपने याद रखना है कि ये ऐसी पोजीशन होती है, ठीक है, ये जो मैंने आपको सामने पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसी पोजीशन होती है जिसको हम यूज करते हैं, किसके लिए हम यूज करते हैं, जब भी हमने आपकी सीएनएस की सर्जरी करनी होती है। ठीक है, जब भी हमने जो आपकी सीएनएस की सर्जरी करनी होती है, स्पेशली जो आपके एक तरह से ब्रेन की सर्जरी करनी होती है, तो ब्रेन की सर्जरी के दौरान हम क्या करेंगे, हम उस पेशेंट का जो एक तरह से जो उसकी पोजीशन होगी वो की सीटिंग या फॉलर पोजीशन होगी। ठीक है, तो ये आपने इसका यूज जो है वो बताना है। लेकिन आपने कहना है कि ये जो आपका सिटिंग पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि हमने सीएनएस डिस्कस करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीटिंग या फॉलर पोजीशन है इसको मतलब कि एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसका मतलब कि एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है, आपने याद करना है कि इसका एक डिसएडवांटेज है। और वो जो डिसएडवांटेज है वो होता है एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, क्या होता है, वो होता है आपका एक तरह से एयर एम्बोलिज्म जो होता है वो आपकी वेन के अंदर जो है वो एयर एम्बोलिज्म बन जाता है। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि आपकी जो होती है लाइक ब्रेन की जो वेन्स होती है उनके अंदर एयर एम्बोलिज्म कैसे होता है। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका पेशेंट होता है वो आपकी सीटिंग पोजीशन में है। जब वो आपका सीटिंग पोजीशन में है तो उसका जितना भी ब्लड है, ठीक है, यानी कि उसका जितना भी ब्लड है वो ब्रेन से नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जो आपका जो एक तरह से ब्लड है वो क्या हो रहा है, वो एक तरह से डिसेंड हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो डिसेंड हो रहा है, वो नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, तो जो ब्रेन के अंदर जितनी वेन्स होंगी, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर वेन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी एक तरह से एम्प्टी हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो ब्रेन के अंदर जो उसकी वेन्स होंगी वो वेन्स क्या हो जाएंगी, वो वेन्स आपकी एक तरह से एम्प्टी हो जाएंगी। ठीक है, जब वो वेन्स आपकी एम्प्टी हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, उस उन वेन्स के अंदर, ठीक है, उन वेन्स के अंदर क्या हो जाएगा, उन वेन्स के अंदर आपका नेगेटिव प्रेशर जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। ये जब हम ओटोलॉजी पढ़ेंगे तो ओटोलॉजी में आपका यही कॉन्सेप्ट आएगा कि आपकी जब यूटेशन ट्यूब जो होती है जब वो डिसफंक्शन हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, तो आपके मिडल एयर में नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। और आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो पीछे की तरह रिट्रैक्ट हो जाती है और आपको कोलेस्टियोटोमा हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे। तो आपने कहना है कि जब भी फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्रेन की वेन थी, ठीक है, ये आपकी ब्रेन की वेन थी, जब इसे सारा ब्लड निकल चुका है तो क्या हो गया कि इसमें जो है वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो चुका है। ये जो नेगेटिव प्रेशर होता है ये एज अ सक्शन के तौर पर काम करता है। ये क्या करता है, अपन इस ये जो होता है जितनी भी वे आपकी एक तरह से जितना भी आपका लाइक होती है एयर वगैरह होती है, एयर को अपने अंदर जो है वो सक कर लेता है। ठीक है, यानी कि एयर को अपने अंदर ट्रैक कर लेता है, अपने अंदर जो है वो जज़ब कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो होता है ना वो जो आपका डॉक्टर होता है, ठीक है, जो सर्जन होता है वो क्या करता है, वो इस वेन को यहाँ से कट लगा देता है, इस वेन को यहाँ से कट देता है, जो है वो कट लगा देता है। तो फिर क्या होता है कि एक जो वेन होती है, एक वेन का हिस्सा इधर आ जाता है, एक वेन का हिस्सा क्या होता है इधर आ जाता है। क्योंकि इसमें नेगेटिव प्रेशर था तो आपका जो एयर होगी वो इन आपकी वेन्स के अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगी कि जो जब आप उस वेन्स को कट लगा
होगी तो एयर क्या होगी कि एयर जो होगी वो एंटर हो जाएगी, किस में एंटर हो जाएगी, आपकी वेन्स में अंदर। जब आपकी वेन्स के अंदर आपकी एयर एंटर हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे आपकी वेन्स के अंदर एयर एम्बोलिज्म बन चुका है। क्या बन चुका है? एयर एम्बोलिज्म बन चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने कहना है कि जब भी सिटिंग या फॉलर पोजीशन होगी, ये सीएनएस सर्जरी के लिए हम यूज करते हैं, स्पेशली ब्रेन की सर्जरी के लिए। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें आपकी वेन्स के अंदर एयर एम्बोलिज्म बन जाता है, लेकिन वो किस वजह से बनता है वो आपने कहना है कि वो सर्जन की गलती की वजह से बनता है। अगर जनाब वो आपकी वेन्स को, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको वेन्स को कैसे डाइसेक्ट करना है। आपने कहना है कि अगर वो आपकी वेन्स को लाइगेट नहीं करता, वो सिर्फ कट लगा देता है, वहां वेन्स को कट कर देता है, तो आप जो वेन्स होती है उनके अंदर पहले ही नेगेटिव प्रेशर होता है, तो आपकी वेन्स के अंदर एयर चली जाती है, जिसको हम एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो फिर आपके जेहन में क्वेश्चन आता है कि यार हमने एयर एम्बोलिज्म से कैसे बचना है। एज अ गुड सर्जन बनने के लिए हम जो है वो कैसे अपने पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म होने से बचा सकते हैं। तो आपने कहना है कि हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम एयर एम्बोलिज्म। इसमें आपने याद रखना है कि आपने पहले जो था वो लाइगेट द वेन्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि लाइगेट द वेन्स। आपने पहले वेन्स को क्या करना है? लाइगेट कर देना है बिफोर द कटिंग, ठीक है, बिफोर द कटिंग, ठीक है। यानी कि जो वेन्स होगी उनको कट करने से पहले आपने वेन्स को लाइगेट कर देना है। लाइगेट का मतलब होता है उनको बांध देना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेन्स थी, ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या थी? एक वेन्स थी, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो एम्प्टी हो चुकी थी और उसके अंदर जो है वो ये मतलब कि नेगेटिव प्रेशर था। तो आपने पहले इस वेन्स को, फॉर एग्जाम्पल आपने वेन्स को यहाँ से कट करना है दो हिस्सों में, तो आपने क्या करना है? इनको पहले यहाँ से लाइगेट कर देना है। यहाँ से जो वेन्स होती है इनको दोनों जो एंड होंगे उनको बांध लेना है, ठीक है, इस तरह लाइगेट कर देना है। जब इसको आप लाइगेट करोगे तो फिर आपने यहाँ से कट लगा देना है, फिर आपकी जो एयर होगी वो एंटर नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि हम पहले वेन्स को लाइगेट करेंगे, फिर हम उसको कट करेंगे, ताकि हम एयर एम्बोलिज्म से बच सकें। और ये जो पोजीशंस हैं, ठीक है, ये जो मैंने आपको सामने दो पोजीशन बताई हुई हैं, ठीक है, ये आपकी कौन सी होती हैं? ये आपकी फॉलर, ये आपकी सिटिंग पोजीशन होती हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं, और आगे जो पोजीशन उसने बताई है ये होती है आपकी एक तरह से रोज पोजीशन। कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से रोज पोजीशन होती है, ठीक है। अब ये जो रोज पोजीशन होती है, आपने याद रखना है कि ये जो रोज पोजीशन होती है ये किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज्ड फॉर थायराइड सर्जरी, ठीक है। यानी कि हम जो है वो थायराइड सर्जरी अगर परफॉर्म करने लगे हैं, ठीक है, हम थायरोडेक्टमी वगैरह जो है वो परफॉर्म करने लगे हैं, तो हमने जो है वो क्या करना है? हमने ये आपकी एक तरह से जो पेशेंट होता है उसको हमने क्या करना है? उसको हमने रोज पोजीशन में लिटा देना है, ठीक है। अब इस रोज पोजीशन में आपने पेशेंट को कैसे लिटाना है? आपने कहना है कि इसके जो टॉवल्स होंगे, ठीक है, यानी कि ये तो होती है आपकी थायराइड सर्जरी के लिए, लेकिन फिर इसमें आप प्रोसीजर क्या होता है कि जो आपके टॉवल रोल्स होते हैं, ठीक है, आपके एक तरह से टॉवल रोल्स होते हैं, उनको आपने बिलो द शोल्डर ब्लेड, ठीक है, बिलो द शोल्डर ब्लेड, ठीक है, यानी कि शोल्डर ब्लेड मैंने कल भी आपको बताया था कि जो आपके स्कैपुला होते हैं उनके नीचे आपने क्या रख देना है? उनके नीचे आपने शोल्डर, यानी कि जो उसने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, आपके शोल्डर ब्लेड के नीचे आपने क्या करना है? वो आपने टॉवल्स वगैरह रख देने हैं। और साथ आपने क्या करना है? जो आपका हेड होगा, ठीक है, एंड हेड, ठीक है, और आपके हेड के नीचे भी आपने क्या करना है? आपने जो वो शोल्डर आपके एक तरह से टॉवल, सॉरी, जो टॉवल होते हैं, टिकल टॉवल रोल्स होते हैं, वो आपने रख देना है जिस तरह इसने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो नेक होगी वो एक्सपोज हो जाएगी, और आपको थायरोडेक्टमी वगैरह या लोबेक्टमी या जो भी आपने स्टेक्टमी करनी है वो आपको करनी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी आपका नेगेटिव प्रेशर के जो होते हैं वो चांसेस होते हैं, और इसमें भी आपको एयर एम्बोलिज्म बन सकते हैं। लेकिन आपने मेनली जो होता है वो सीएनएस के लिहाज से वहां पे याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी दो पोजीशंस थी इंपॉर्टेंट, जो मतलब कि कल या एंड पे हमने डिस्कस की थी, और यहाँ पे आपको एक तरह से दोबारा से बता देना जरूरी था। आई होप सो कि आपको जो है वो यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं और आगे हम देखते हैं कि इसका क्या सीन होता है। देखो अब आपने क्या किया, अब आपका जो पेशेंट होगा, ठीक है, अब जो आपका एक तरह से जो पेशेंट होगा उसने उसको आपने एक तरह से जो है वो प्रॉपर जो है आपका लाइक पेशेंट को आपने प्रॉपर पोजीशन उसकी सेट कर लिया, ठीक है। आपने जो पेशेंट है उसकी प्रॉपर पोजीशन वगैरह सेट कर लिया, और आप उसकी कोई भी सर्जरी जो है वो परफॉर्म करने लगे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो आपका पेशेंट है, ठीक है, जो आपका एक तरह से पेशेंट है उसकी आप क्या करने लगे हो? उसकी आप थायरोडेक्टमी करने लगे हो, ठीक है, थायरोडेक्टमी करने लगे हो। और थायरोडेक्टमी मतलब कि उसका कोई ना कोई थायराइड ग्लैंड का कैंसर था, ठीक है, यानी कि अच्छा पढ़ा था, चलो सही है, आपकी रिवीजन होगी। तो ये क्या होता है कि
इसमें अब हम जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका मेन टॉपिक जो मतलब कि हम डिस्कस करेंगे, तो आपने कहना है कि आपका जो पेशेंट होगा उसको आपने जो है वो थायराइड, आपने उसका थायराइड ग्लैंड का कैंसर था, लाइक आपका कोई भी पेपिलरी कार्सिनोमा था, फोलिकुलर कार्सिनोमा था, या नोड्यूलर कार्सिनोमा था, जो भी था उसके थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। आपने फाइनली जो होता है उसकी थायरोइडेक्टमी करनी होती है, थायराइड ग्लैंड्स को उसकी सर्जरी करनी होती है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना होता है। अब क्या करते हो, अब आप जो है पेशेंट को प्रॉपर वही प्रोटोकॉल देते हो, ठीक है, जो कल हमने डिस्कस किया था, और ओटी में शिफ्ट कर देते हो। ओटी में शिफ्ट करने के बाद आप उसको जो है आपको जो बेड है, ठीक है, उसके ऊपर रोज पोजीशन के ऊपर उसको सेट कर देते हो। जैसे ही आप रोज पोजीशन में उसको एक तरह से सेट कर देते हो, तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने ड्रैप्स वगैरह लेने होते हैं। आपको पता है ना ड्रैप क्या होते हैं, ठीक है, जो आपके ड्रैप होते हैं, यानी कि वो खास किस्म का जो मेडिकल ड्रेस होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो पूरा होता है, और जहाँ से आपकी सर्जरी करना होती है वहां से जो है वो कट लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल जी आपकी नेक है, तो यहाँ से क्या होता है वो उसका वो मतलब कि एक तरह से वहां पे कपड़ा नहीं होता, वहां पे वो एक्सपोज होता है, लेकिन पूरे जिस्म के ऊपर कपड़ा होता है, इसको हम ड्रैप कहते हैं। ठीक है, तो आपने जब उसका ड्रैप वगैरह लगा लिया, जब मतलब कि ड्रैप लगाना आपका तो काम नहीं है, आपकी सिस्टर का काम है, ठीक है, तो आपने ड्रैप वगैरह लगा लिया। जैसे आप ड्रैप वगैरह लगा लेती हो, ठीक है, तो आपने फिर आप क्या करते हो, फिर मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह आप सर्जरी परफॉर्म करते हो कल से और आज का। आपने ड्रैप वगैरह लगा लिया, रोज पोजिशन सेट कर दी, फिर आपने क्या करना होता है, आपने आपकी जो नेक होती है, यानी कि जो उसकी नेक होती है, उस नेक को क्या करना होता है, डिस इन्फेक्ट करना होता है, ठीक है, डिस इन्फेक्ट करना होता है। ये तो नहीं है कि आपने जनाब उस पेशेंट की जो है वो प्रॉपर पोजीशन वगैरह सेट कर दी है और फौरन से आपने जनाब चाकू वगैरह उठा लिए, ब्लेड ब्लेड वगैरह उठा लिए और आपने सर्जरी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देनी है। ऐसा कभी नहीं आपने करना। पहले आपने क्या करना है, उसके एरिया को क्या करना है, ड्रैप लगा के, ठीक है, उसको डिस इन्फेक्ट करना है, उसको स्टीरलाइज करना है। वो आप स्टीरलाइज कैसे करोगे, आपके पास एक जो होता है पहला जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये जो पहला इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये होता है आपके रैम्पलेज, ठीक है, आपका एक इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं आपका एक तरह से रैम्पलेज स्पॉन्ज होल्डर, आपका रैम्पलेज स्पॉन्ज होल्डर कहते हैं, रैम्पलेज स्पॉन्ज होल्डर, ठीक है। क्या होता है कि आपके रैम्पलेज स्पॉन्ज होल्डर होता है, ये जो आपका एक तरह से रैम्पलेस आपके रैम्पलेस स्पॉन्ज होल्डर होता है, ये इसका इसको कहते हैं आपके रैम्पलेस स्पॉन्ज होल्डर। अब ये जो रैम्पलेस स्पॉन्ज होल्डर होता है, इसकी कुछ मतलब कि इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप याद रखना चाहो तो ये जो इसके दोनों पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं इसके रिंग्स होते हैं, ठीक है, इनके क्या होते हैं, इसके एक तरह से रिंग्स होते हैं, ठीक है। और ये जो इसके पार्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं हैंडल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जिसके हैंडल्स होते हैं, और ये मतलब कि ये जो होता है इसका आपका बॉक्सर जॉइंट होता है, यहाँ पे आपके ब्लेड, यानी कि ये जो आगे वाला पार्ट है ना, इसका हम ब्लेड कहते हैं। इसका जो है वो रम्पलेस स्पॉन्ज होल्डर का जो पहला पार्ट था वो कौन सा था, वो था उसका रिंग्स था। जो दूसरा पार्ट था उसके हैंडल्स थे, और फिर जो आपका ये वाला पार्ट था इसको हम कहते हैं ब्लेड। और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं आपका एक तरह से स्पॉन्ज होल्डर, ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका स्पॉन्ज होल्डर। ये आपका मेन होता है स्पॉन्ज होल्डर। स्पॉन्ज होल्डर क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि आपका स्पॉन्ज होती है, या आप गाज पीस लेते हो, ठीक है, जो कल हमने पढ़ा था आपका गाज पीस होता है, आप उस गाज पीस को जो है वो लेते हो और इस स्पॉन्ज होल्डर में लगा देते हो, और फिर यहाँ से आप क्या करते हो, और फिर यहाँ से आप उसको क्लोज कर लेते हो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने रम्पलेस स्पॉन्ज होल्डर लेना है। रम्पलेस स्पॉन्ज होल्डर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो रिंग्स होगी, ठीक है, आपकी जो रिंग फिंगर होगी, ठीक है, याद रखें, जो आपकी रिंग फिंगर होगी और जो आपका थंब होगा, ठीक है, आपका थंब और जो आपकी रिंग फिंगर होगी, उसको आपने इसके रिंग्स में जो है वो डालना है। फिर जो आपके दूसरे दरमियान वाली दोनों उंगलियां होगी उसको आपने उसके हैंडल्स के ऊपर रखना है। इसको पकड़ने का क्या तरीका होता है, हैंडल्स के ऊपर रखना है। फिर आपने क्या करना है, जो आपकी स्पॉन्ज होती है, जो आपका गाज पीस होता है, उसको आपने इस स्पॉन्ज होल्डर में जो है वो फिक्स कर देना होता है। जब आप इस स्पॉन्ज होल्डर के अंदर जब आप स्पॉन्ज लगा लेते हो, एक गाज पीस लगा लेते हो, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप उस स्पॉन्ज को, ठीक है, आपका गाज पीस जो होता है आपको इस सोल्यूशन में डुबोते हो, और उस सोल्यूशन में क्या होता है, आपका एक तरह से होता है क्लोर हेक्सीडीन। कौन सा होता है, क्लोर हेक्सीडीन, ठीक है, क्लोर हेक्सीडीन अल्कोहल सोल्यूशन होता है। कौन सा होता है, क्लोर हेक्सीडीन अल्कोहल सोल्यूशन होता है, ठीक है। या फिर एक तो क्लोर हेक्सीडीन अल्कोहल सोल्यूशन होता है, या तो आपका होता है आपका पोवीडोन, ठीक है, पोवीडोन आयोडीन सोल्यूशन होता है, पोवीडोन आयोडीन सोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि रम से स्पॉन्ज होल्डर में आपने क्या किया, स्पॉन्ज जो है वो फिक्स कर दी होल्डर में, स्पॉन्ज होल्डर में आपने गाज पीस लगा लिया, ठीक है। जैसे स्पॉन्ज होल्डर में आप गाज पीस को फिक्स कर देते हो, तो फिर क्या करते हो, आप उस गाज पीस को
एक सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरहेक्सिडीन अल्कोहल सोल्यूशन, या आपका एक और सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं पोविडोन, ठीक है, पोविडोन आयोडीन का सोल्यूशन होता है। उसमें जो है वो आप डुबोते हो, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन होते हैं, ये आपका जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर जो है वो मतलब कि इसको प्रॉपर भगो लेते हो स्पॉन्ज को इन सोल्यूशन में, तो फिर आप क्या करते हो, फिर जनाब आप उस एरिया को प्रॉपर क्या करते हो, उस एरिया को प्रॉपर लाइक उसको डिसइंफेक्ट करते हो। आप उसको डिसइंफेक्ट क्या करते हो, मतलब कि किस तरह डिसइंफेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये आपकी नेक है, ठीक है, अब जो है वो प्रॉपर तरीकाकार क्या होता है, ये आपकी नेक है, ठीक है, ये आपकी नेक एरिया है, ठीक है, ये उसकी लेटरल साइड है, ठीक है, यानी कि उसकी बाहर वाली साइड है, और यहाँ पे उसकी जो है वो मिड साइड है, यानी कि इसका जो मिडल है, नेक का जो है वो मिडल है, मिडल पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जब आपने जो है वो प्रॉपर सोल्यूशन के अंदर जो है वो जो क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन है, जो आपकी पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन है, उसके अंदर आपने स्पॉन्ज को प्रॉपर भगो लिया है, उसके अंदर मतलब कि सारा का सारा स्पॉन्ज जो होती है वो आपकी भगो चुकी है उस सोल्यूशन के अंदर। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उस नेक को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है। आपने क्या करना है, ऊपर से नीचे जो है वो आपने पहले ऊपर वाले हिस्से को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है, और स्पॉन्ज को मिडिल लाइन टू लेटर लेकर जाना है, यानी कि इधर से उधर लेकर जाना है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ से लेकर आओगे यहाँ तक उसको, मतलब कि इधर से लेकर उधर तक आप उसको डिसइंफेक्ट करोगे। फिर आप नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से आप क्या करोगे, लेटरल टू मिड लाइन जाओगे, लेटरल टू मिड लाइन जाओगे, ठीक है। ये इसका तरीकेकार होता है कि आप क्या करोगे, स्पॉन्ज होल्डर जो होता है आपका रमप्लेस स्पॉन्ज होल्डर, आप उसको कैसे मतलब कि यूज करोगे डिसइंफेक्ट के लिए, क्या तरीकेकार होता है। पहले आप ऊपर से नीचे करोगे और आप मिड लाइन से लेटरल जाओगे, मिड लाइन से लेटरल जाओगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको जब वो नीचे से ऊपर मतलब कि करोगे नेक को, और ये आप लेटरल से मिड लाइन की तरफ जाओगे, ठीक है। ये आपका तरीकेकार होता है। या आप जो होते हैं, आप कोई ऐसा एरिया है जिसको आपने प्रॉपर लाइक आप जो है वो हाथ की सर्जरी करने लगे हो, हाथ की करने लगे हो, तो आपका एक जो एरिया होता है वो इस तरह जो होता है वो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल नुमा होता है। तो उसका क्या तरीकेकार होता है, उसका ये तरीकेकार होता है कि आपने जो आता है वो सेंट्रल से बाहर की तरफ जाना होता है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल से पहले आपने साफ करना है, फिर आप बाहर की तरफ जाओगे, इस तरह मतलब कि प्रॉपर उसको डिसइंफेक्ट आपने करना होता है, ठीक है। तो ये तरीकेकार आपको आना चाहिए। जो पहला हमने इसके अंदर पढ़ा आपका एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो सोल्यूशन हम यूज करते हैं उन सोल्यूशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिसइंफेक्ट जो सोल्यूशन होते हैं वो हम यूज करते हैं, और स्पॉन्ज होल्डर को उसमें भगोते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक था। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो पता चल गया होगा कि इसका क्या सीन होता है। जैसे ही आप उस एरिया को प्रॉपर डिसइंफेक्ट कर लेते हो, ड्रैप वगैरह लगा देते हो, फिर आपका आगे क्या मरला आता है, फिर आगे का क्या आपका स्टेप आता है। आपने क्या करना होता है, आप डिफरेंट ब्लेड्स के जरिए आप जो है वो इंसिजन लगाते हो, ठीक है। मतलब कि अब आपको क्या चाहिए इंसिजन के लिए, ठीक है, इंसिजन के लिए आपको क्या चाहिए, इंसिजन के लिए आपको सर्जिकल सर्जिकल ब्लेड्स चाहिए, ऐसी है ना, इंसिजन के लिए आपको सर्जिकल ब्लेड्स चाहिए। आपने डिसइंफेक्ट कर लिया, अब आपको चाहिए सर्जिकल ब्लेड्स। और ये जो सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें जो सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका नंबर 11, ठीक है। जो नंबर 11 का जो आपका ये वाला होता है, ठीक है, यानी कि ये जो आपका नंबर 11 जो ब्लेड है, जो सर्जिकल ब्लेड है, इसको आप देख सकते हैं। जो आपका नंबर 11 है इसमें भी आप देख सकते हैं, और इसमें भी दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। तो ये सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट किस तरह है, क्योंकि ये जो आपका नंबर 11 वाला, याद रखें, जो नंबर 11 वाला जो सर्जिकल ब्लेड है ये सबसे डिफरेंट है। क्योंकि इसकी क्या है, ये ऊपर वाली नुकीली, मतलब कि इसकी ऊपर वाली चोंच है, ठीक है, ये उसकी नुकीली चोंच है। लेकिन दूसरों में आप देख सकते हैं कि किसी में भी नुकीली चोंच नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यानी कि इसका जो साइज है या इसकी जो शेप होती है वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो नंबर 11 वाला होगा, याद रखेंगे, जो नंबर 11 का सर्जिकल ब्लेड होता है इसको हम कहते हैं आपका स्टैब ब्लेड, ठीक है। क्या कहते हैं, आपने याद रखना है कि इसको हम कहते हैं पॉइंटेड, ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से पॉइंटेड कहते हैं, या आपका एक तरह से जो स्टैब ब्लेड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैब सर्जिकल ब्लेड कहते हैं। जो नंबर 11 वाला होता है जिसकी सबसे डिफरेंट मतलब की शेप होती है उसको हम कहते हैं पॉइंटेड या स्टैब ब्लेड कहते हैं, ठीक है, स्टैब ब्लेड कहते हैं। और ये जो नंबर 11 वाला होता है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हम इंसिजन, ठीक है, इंसिजन्स एंड ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि इसको हम इंसिजन एंड ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं। देखो, इंसिजन और ड्रेनेज का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको क्या है, पस है, ठीक है,
उसको क्या है, एक तरह से पस है, ठीक है, उसके किसी भी एरिया के अंदर जो है वो पस वगैरह है। अब आप जो है आपने सुना होगा कि अक्सर जो है वो कहते हैं कि उसने मुझे, मतलब कि पंजाबी में कहते हैं मतलब कि चीरा दिया है। अब मतलब कि वो क्या कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसने क्या किया, उसने नंबर 11 वाला जो सर्जिकल ब्लेड है उसको यूज किया। जब उसने नंबर 11 वाला सर्जिकल ब्लेड यूज किया, तो वो क्या करता है, उस आपके प्रॉपर एरिया के अंदर क्या करता है, सुराख करता है, ठीक है, मतलब कि उसको प्रॉपर एरिया के अंदर क्या करता है, सुराख करता है। और वहां से जितनी भी पस वगैरह होती है उसको रिमूव करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। उसने क्या किया, जैसे इंसिजन एंड ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि उसने वहां पे क्या किया, उसने वहां पे एक सुराख किया, ठीक है, छोटा सा होल क्रिएट किया, और वहां पे जितनी भी पस वगैरह थी उस पस वगैरह को क्या कर दिया, बाहर जो है वो निकाल दिया। तो अगर आपने फ्यूचर में किसी पेशेंट की पस सिर्फ रिमूव करनी हो, आपने उसकी सर्जरी नहीं करनी, सिर्फ पस वगैरह रिमूव करनी है, तो पस रिमूव करने के लिए, ठीक है, पास से रिमूव करने के लिए आप कौन सा ब्लेड यूज करोगे, ऐसा ब्लेड, ऐसा सर्जिकल ब्लेड यूज करोगे जिसकी पॉइंटेड एंड हो, जो मतलब कि आपको प्रॉपर होल क्रिएट करने में मदद दी। तो आप नंबर 11 वाला जो सर्जिकल ब्लेड है उसको आप जो है वो यूज करोगे, ठीक है, तो इसके बारे में आपने ये याद रखना है। फिर आते हैं जो नंबर 11 वाला है, ठीक है, जो नंबर सॉरी जो नंबर 12 है, ठीक है, जो नंबर 12 वाला आपका सर्जिकल ब्लेड्स है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, देखो इसकी प्रॉपर शेप भी आप देख सकते हैं, ये कर्व शेप है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये आप दूसरों से देख सकते हैं, ये क्या है, ये कर्व शेप है, इस तरह कर्व शेप है। अब जब ये कर्व शेप है तो इसका मतलब जो आपका नंबर 12 है, ठीक है, जो नंबर 12 वाला जो सर्जिकल ब्लेड है, आपने याद रखना कि ये कर्व्ड शेप होता है, ये क्या होता है कि ये आपका एक तरह से कर्व्ड शेप होता है, बिल्कुल कर्व होती है। और ये जो आपका ब्लेड होता है ये हम किस लिए यूज करते हैं, आपने कहना है जब भी आप सूचर वगैरह को रिमूव करने लगो, ठीक है, यानी कि सूचर रिमूवल, ठीक है, SUTURE, यानी कि सूचल रिमूवल। जब भी आप जो है वो फ्यूचर में आपके जो टांके वगैरह हैं, जो आपके सूचर वगैरह हैं, ठीक है, जो आपके नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, अगर आप उनको रिमूव करना चाहते हो तो आप कौन सा सर्जिकल ब्लेड यूज करोगे, आप नंबर 12 वाला सर्जिकल ब्लेड जो है वो यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपने कहना कि नंबर 12 वाला जो होता है वो हम जो सूचर रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर आता है दूसरे ब्लेड, जो दूसरे ब्लेड होते हैं, ठीक है, जो आपके दूसरे ब्लेड होते हैं, यानी कि कौन कौन से ब्लेड, आपके नंबर 10 वाले, ठीक है, नंबर 10, 15 होता है, 20 होता है, 21, 22 और 23, ये आपके सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं, ये भी होते हैं, ठीक है। यानी कि कौन कौन से, आपका 24 भी है, ठीक है, आपके कौन कौन से, यानी कि नंबर 15 वाला, नंबर 15 वाला, नंबर 20 वाला, नंबर 21 वाला भी होता है, ठीक है। नंबर 21 वाला जो है, एक वो नंबर 22 वाला, और आपका जो नंबर 23 और 24, ये सारे जितने भी ये ब्लेड हैं, ये जो ब्लेड है ये सिर्फ आप इसको किस में यूज करते हैं, मेकिंग इंसीजन, ठीक है, किसके लिए आप यूज करते हो, मेकिंग इंसीजन के लिए यूज करते हो, ठीक है। यानी कि आपने अगर जो है वो किसी की प्रॉपर सर्जरी करनी होती है और आपने इंसीजन जो है वो मेक करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ, ये वाला, देखो अब आप क्या करने लगे हो, आप इसकी प्रॉपर सर्जरी करने लगे हो। जब आप इसकी प्रॉपर सर्जरी करने लगे हो तो हमारे पास जो थायरोइडेक्टमी, हम एंडोक्राइन सिस्टम में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो थायरोइडेक्टमी होती है ना, उस थायरोइडेक्टमी का एक असूल होता है। अब मैं इसके ब्लेड को कैसे यूज करता हूँ जो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए हमने क्या करना, जैसे ही हम थायरोइडेक्टमी करते हैं ना, जैसे ही हम क्या करते हैं, थायरोइडेक्टमी करते हैं, तो ये होती है आपकी सुप्रास्टर्नल नोच, यहाँ पे होती है आपकी सुप्रास्टर्नल नोच होता है। और ऊपर जो होता है ना, यहाँ पे उसका क्रिकोइड लिगामेंट होता है, ठीक है, उसका क्रिकोइड लिगामेंट होता है। अब असूल ये होता है कि जो आप जो है यहाँ पे आप लगाते हो इसका कॉलर इंसिजन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉलर इंसिजन, ठीक है, हम पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह। आपका क्या लगाते हैं, हम कॉलर इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, आपका कॉलर इंसिजन, ठीक है, कॉलर इंसिजन, इस तरह का कॉलर इंसिजन लगाते हैं। अब ये जो कॉलर इंसिजन होता है ना, ये हम जो होते हैं, ये आपका जो सुप्रास्टर्नल नोच होती है इससे 2 फिंगर्स अबव लगाते हैं, ठीक है, जो 2 फिंगर्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरी ये फिंगर है, ठीक है, एक मेरी ये फिंगर है, तो इसका मतलब जो आपका सुप्रास्टर्नल नोच से 2 फिंगर्स अबव जो होगा, वो मैं इस तरह जो है वो कॉलर नोच आपका सॉरी कॉलर इंसिजन लगाऊंगा, मतलब कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। या फिर आप जो है वो 1 सेंटीमीटर बिलो क्रिकोइड, जो आपका लिगामेंट, जो आपका क्रिकोइड लिगामेंट होता है, उससे आप 1 सेंटीमीटर जो है वो बिलो आपका कॉलर जो है वो लगाते हो, इंसिजन लगाते हो। तो आपने जब प्रॉपर लाइक अगर आपने सिर्फ सुराख करना है और ड्रेनेज करनी है तो आपने नंबर 11 वाला यूज करना है, सूचर को रिमूव करना है तो नंबर 12 वाला यूज करना है। लेकिन आपने इसी तरह बड़ा इंसिजन मेक करना है, बड़ा इंसिजन लगानी है, ठीक है, तो उस बड़े इंसिजन के लिए आप जो है वो 15 से जो आपका 20 आता है, फिर आपका 21, 22, 23 और 24, उसमें से आप यूज करते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपको इस तरह पता होना चाहिए।
अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि आपके क्या होते हैं, आपके ये जो डिफरेंट आपके लाइक ये जो ब्लेड्स होते हैं, इसको हम किस किस काम के लिए जो है वो यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जो ब्लेड्स पड़े हैं, ये जो ब्लेड्स पड़े हैं, क्या हम इनको इसी शेप में यूज करते हैं, यानी कि हम जनाब इनको उठाएंगे और जनाब आप इंसिजन जो है वो मेक करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। हम क्या करते हैं, ये जो आपके ब्लेड होते हैं इनको हम इस आपके बीपी हैंडल्स के ऊपर लगाते हैं, यानी कि ये जो आपका बीपी हैंडल है जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर हम लगाते हैं। यानी कि ये जो है, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है दूसरे नंबर पे आता है, इसको हम कहते हैं आपका बार्ड पक्कर हैंडल, ठीक है, यानी कि इसको हम बीपी हैंडल भी कहते हैं। और अगर आप याद रखना चाहते हो, इसको हम कहते हैं BARD, बार्ड पक्कर हैंडल, ठीक है, PARKER, ठीक है, बार्ड आपका बार्ड पक्कर हैंडल कहते हैं, ठीक है, बार्ड पक्कर हैंडल, यानी कि इसको हम कहते हैं आपका बीपी हैंडल कहते हैं सिंपली। यानी कि अब क्या करेंगे, देखो जो बार्ड पक्कर हैंडल होता है, ठीक है, जो आपका बीपी हैंडल होता है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो आपके ब्लेड्स पड़े हैं, ये जो ब्लेड पड़े हैं, इनको हम फिट कर देंगे किसके ऊपर, आपके इस बीपी हैंडल के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये जो बीपी हैंडल है, इसका ये जो टिप है, ठीक है, ये जो इसकी टिप है, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इस आपके ब्लेड्स को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अब मतलब कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इन ब्लेड्स को इन बीपी हैंडल्स के ऊपर जो है वो फिट करेंगे, तो हमारे पास ये होती है मॉस्कीटो फोर्सेप्स, ठीक है, कौन सी होती है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आपका मॉस्कीटो, ठीक है, मॉस्कीटो फोर्सेप्स होती है, ठीक है। यानी कि ये जो कैंची है, ये जो सीजर है, जिसको हम कहते हैं मॉस्कीटो फोर्सेप, हम क्या करेंगे, हम इस मॉस्कीटो फोर्सेप को पकड़ेंगे, इस मॉस्कीटो फोर्सेप की मदद से हम क्या करेंगे, इन ब्लेड्स को उठाएंगे, इन ब्लेड्स को उठाएंगे, और आपके जो बीपी हैंडल होता है, जो आपका बीपी हैंडल होता है, जो बार्ड पकड़ हैंडल होता है, इसके अंदर क्या कर देंगे, इसके अंदर हम उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर तरीकेकार होता है। ठीक है, पहले आपको ब्लेड्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपने कहना है कि हमने क्या करना है, हमने जो आपकी मॉस्कीटो फोर्सेप होती है उसको उठाना है, उसकी मदद से हमने ब्लेड्स को इस बीपी हैंडल के ऊपर क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। जैसे हमने बीपी हैंडल्स के ऊपर जो है फिक्स कर दिया, तो फिर हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो सारा काम था, ये जो सारा काम था, ये मतलब कि आप जो है, ये जो सारा काम था, ये मतलब कि आप कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप अभी अभी क्या हो, HO, ठीक है, यानी कि आप HO हो, ठीक है, अभी तक आप जो है वो प्रॉपर मतलब कि अभी अभी जो है वो ग्रेजुएट होके गए हो, और आप HO, और ये जो सारा काम था, जो आप फिटिंग वगैरह काम कर रहे हो, ये आप कर रहे हो, ठीक है, यानी कि जो सिस्टर वगैरह वो नहीं कर रही, ठीक है। तो याद रखें, याद रखें, जब भी आपने हॉस्पिटल में OT में, ठीक है, स्पेशली OT में जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट्स को आपने पास करना होता है ना, तो उसके दो तरीकेकार होते हैं। कौन कौन से दो तरीकेकार होते हैं, एक तरीकेकार ये होता है कि जो किडनी ट्रे होती है, ठीक है, यानी कि जो किडनी ट्रे होती है, आपने उस इंस्ट्रूमेंट्स को किडनी ट्रे के अंदर रख के जो सीनियर सर्जन होता है उसको पास करवाना है, ठीक है, ये याद रखें। यानी कि आपने देखा होगा वो इस तरह जो किडनी ट्रे होती है, ठीक है, वो ट्रे शेप होती है, उस किडनी ट्रे में, यानी कि जो किडनी ट्रे होगी, ठीक है, उस किडनी ट्रे में आप जो है वो क्या करोगे, उस इंस्ट्रूमेंट्स को रखोगे, और आपने जो सीनियर होगा उसको पास करोगे, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर किडनी ट्रे, जो आपकी किडनी ट्रे है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने इंस्ट्रूमेंट जो पकड़ाने का जो तरीकेकार होता है वो क्या होता है, कि जो आपकी नुकीली चीज होती है, यानी कि जो एक इंस्ट्रूमेंट्स की जो नुकीली एंड होती है, उसको आपने अपनी साइड पे रखना है, और जो दूसरी एंड होती है वो आपने जो है वो सीनियर सर्जन को देनी है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इसके ऊपर जो है ना हमने ब्लेड वगैरह फिक्स कर लिया, इसके अंदर हमने ब्लेड वगैरह जो है वो इस तरह फिक्स कर लिया। अब क्या होता है कि आपके पास जो है वो OT में किडनी ट्रे नहीं है, किडनी ट्रे नहीं है, तो अब जो है आपने क्या करना है, ये जो आपका बीपी हैंडल है, ये जो बीपी हैंडल है, इसको आपने इधर से पकड़ना है, आपने बीपी हैंडल को जो है वो इधर से पकड़ना है, और इधर से जो है आपने जो है वो सर्जन को पकड़ाना है, यानी कि आपके जो मेन सर्जन का जो सर्जन पकड़ेगा वो इस एंड से पकड़ेगा, लेकिन आपने उसको इस जो है वो आपने खुद जो है वो इस एंड से पकड़ना है, ठीक है। तो इससे आपकी जो वो इंजरी वगैरह के चांसेस कम होते हैं, और यही आपका मेन जो होता है वही आपका मेथड होता है, आप जो है वो कैसे चीजों को पास करते हो, ठीक है। तो ये आपने दूसरी नंबर पर लिखना है कि ऑलवेज पास द इंस्ट्रूमेंट्स इन द OT इन द किडनी ट्री, या फिर आप क्या करोगे, अपोजिट साइड से उसको क्या करोगे, पास करोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने प्रॉपर जो होता है वो बीपी हैंडल उसको जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर कर लिया है, आपका जो सर्जन है उसके अपने हाथ में आ चुका है, बीपी हैंडल वगैरह सब कुछ तैयार होके आ चुका है, यानी कि अब जो है वो आपके हाथ में बीपी हैंडल आ चुका है, और उसके ऊपर क्या है, ब्लेड वगैरह लग चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब इंसिजन देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है वो दो टर्म्स होती हैं, आपने याद रखना है कि एक टर्म का मतलब होता है टू गिव इंसिजन, ठीक है, यानी कि एक होता है टू गिव इंसिजन, ठीक है, टू गिव इंसिजन,
टू गिव इंसिजन यानी कि अब इंसिजन को दोगे। दूसरा होता है टू मेक इंसिजन, ठीक है, टू मेक इंसिजन, ठीक है, यानी कि टू मेक इंसिजन। अब मतलब कि आप देख रहे होगे कि यानी कि इस टर्म के बताने का क्या मतलब है, यानी कि ये तो बहुत आसान लग रही है, इसमें तो कोई ऐसी खास चीज है भी नहीं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई सीनियर पूछे, वो पूछे कि आर यू गोइंग टू मेक इंसिजन और गिव इंसिजन, आपने हमेशा उसको कहना है कि आई एम गोइंग टू मेक इंसिजन, मैं इंसिजन को प्रॉपर बनाने वाला हूं, मैं इंसिजन को देने वाला नहीं हूं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आप अच्छे सर्जन बनोगे तो आपके जो पेशेंट की जो कॉस्मेटिक फैक्टर्स होते हैं, जो कॉस्मेटिक वैल्यू होती है, वो आपकी प्रायोरिटी होती है। आपने जो होता है ना उसके प्रॉपर स्कार वगैरह नहीं बनने देना। आपने जो होता है उसका प्रॉपर स्कार को हील करवाना होता है ताकि उसके कोई दाग वगैरह बाकी ना रहे। तो आप क्या करते हो, आपने एक खूबसूरत तरीके से उसको क्या देना होता है, एक इंसिजन देना होता है। फॉर एग्जांपल, आप जो वो मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया था थायरोइडेक्टमी में आप कॉलर इंसिजन इस तरह बहुत अच्छे तरीके से देते हो, इस तरह मतलब कि देते हो। अब कोई एक सर्जन होता है, वो क्या करता है, वो इंसिजन जो होता है ना वो इस तरीके से देता है जनाब, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से जो वो इंसिजन दे देता है। तो मतलब कि ये अच्छा इंसिजन है या ये अच्छा इंसिजन है? तो ये अच्छा इंसिजन है ना, यानी कि इसमें क्या होगा कि आपका जो एक तरह से स्कार होगा, मतलब कि जो आपका जो वाउंड वगैरह होगा वो अच्छे तरीके से हील भी हो जाएगा, और उसमें जो कॉस्मेटिक वैल्यू होगी वो भी अफेक्ट नहीं होगी। तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो आप हमेशा के लिए इंसिजन को मेक करोगे, अच्छा जो इंसिजन बनाओगे, आप इंसिजन को कभी भी गिव नहीं करोगे, यानी कि टू गिव इंसिजन नहीं करना, मेक इंसिजन करना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मतलब कि देखने में तो बहुत आसान लग रही है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, जिस तरह मतलब कि इंसिजन आपने इस ब्लेड्स के जरिए दे दिया, फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कि हमने ब्लेड्स को यूज कैसे करना है, यानी कि जो बीपी हैंडल है उसको हमने यूज कैसे करना है। हमेशा याद रखें, जो आपका ब्लेड होगा, ठीक है, जो आपका ब्लेड होगा शुड ऑलवेज बी, ठीक है, शुड ऑलवेज बी परिपेंडिकुलर टू द स्किन, ठीक है, शुड ऑलवेज बी परिपेंडिकुलर टू द स्किन, परिपेंडिकुलर टू द स्किन, ठीक है, यानी कि जो आपका ब्लेड होगा, जो आपका ब्लेड होगा, जो आपका बीपी हैंडल होगा, वो हमेशा हमेशा परिपेंडिकुलर टू द स्किन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्किन के बिल्कुल परिपेंडिकुलर होना चाहिए। और दूसरा, एंड ब्लेड शुड बी परिपेंडिकुलर टू द स्किन एंड इंसिजन, ठीक है, जो आप इंसिजन दोगे, एंड इंसिजन शुड बी, ठीक है, एंड इंसिजन शुड बी पैरेलल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इंसिजन शुड बी पैरेलल होना चाहिए टू द टू द आपके कोई भी जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, टू द कोलेजन फाइबर्स या आपके मसल्स, ठीक है, कोलेजन फाइबर या आपके मसल्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखो, आपने का जो एक तरह से ब्लेड होगा, ठीक है, जो आपका ब्लेड होगा उसको आपने परिपेंडिकुलर यूज करना है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप इंसिजन दोगे, जब भी आप इंसिजन दोगे, तो जो भी आपके कोलेजन फाइबर्स होंगे या जो भी मसल्स होंगे, उनको उनकी शेप में यानी कि पैरेलल देना है। यानी कि क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके मसल है, यानी कि ये आपके मसल के एक फाइबर्स हैं, ठीक है, ये आपके मसल्स के क्या है, फाइबर्स हैं, यानी कि ये सारा एक मसल था, उसके फाइबर्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा और हमेशा जो इंसिजन देना है वो इस तरीके से देना है, यानी कि पैरेलल टू द कोलेजन फाइबर, इस तरह देना है, ठीक है। आपने कभी भी उसको इस तरह वर्टिकल नहीं देना, इस तरह इंसिजन नहीं देना, क्योंकि जब आप उसको परपेंडिकुलर, सॉरी, आप जो है उसको पैरेलल इंसिजन दोगे, ठीक है, पैरेलल इंसिजन दोगे, तो आपका जो वाउंड होगा, जो आपकी मतलब इंजरी होगी, वो जल्दी हील हो जाएगी। लेकिन जब उसको वर्टिकल दोगे, इस तरह उसको इंसिजन दोगे ऊपर से नीचे, तो आपका जो एक तरह से मतलब कि जो मसल्स होंगे, उनकी जो इंजरी होगी, जो वाउंड होगी, वो जल्दी हील नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आप हमेशा इंसिजन को मेक करोगे, और फिर आपने जो ब्लेड होगा उसको स्किन के परिपेंडिकुलर रखना है, और इंसिजन जो आपने देनी है वो मसल या कोलेजन फाइबर्स के पैरेलल ही आपने देनी है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। फिर आगे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, फिर आपने लिखना है कि जब भी आप इंसिजन दोगे, ठीक है, यानी कि जब भी आप इंसिजन दोगे, वो आप मतलब कि किस लोकेशन में दोगे, यानी कि आपका जो है वो प्रॉपर जो होगा वो कौन सा लाइक मतलब कि वे होगा, किस तरीके से दोगे। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप मतलब कि आप सर्जन हो, ठीक है, जब आप सर्जन हो तो आपने क्या करना है, जो इंसिजन होगी, एक तो आपने कोलेजन के पैरेलल देनी है, ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, फार टू नियर आना, ठीक है, यानी कि फार टू नियर आना है, या आप लिख सकते हो अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड टू सेम साइड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपोजिट साइड टू द सेम साइड, ठीक है। देखो,
याद रखो, फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जो हमने वहां पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं और ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी कि आपने इंसिजन देना है, ठीक है, जैसे ही आप उसको इंसिजन दोगे, आपने जनाब उसको कॉलर इंसिजन देना है, ठीक है। जब आप कॉलर इंसिजन दोगे तो आपने क्या करना, फॉर एग्जाम्पल इधर आप खड़े हो, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो है वो आप खड़े हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी क्या है, राइट साइड है, तो इस डायरेक्शन में आप खड़े हो, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो आप इंसिजन दोगे वो आपने अपनी साइड से अपोजिट साइड की तरफ नहीं लेकर जानी, ठीक है। ये याद रखो कि अगर आप राइट हैंडेड हो, ठीक है, अगर आप राइट हैंडेड सर्जन हो, ठीक है, अगर आप राइट हैंडेड सर्जन हो, तो आपने क्या करना, अपने राइट साइड टू लेफ्ट साइड आपने इंसिजन नहीं देनी। आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड टू राइट साइड इंसिजन देनी है, ठीक है। आपने अपोजिट साइड टू नियर साइड में आना है, अपोजिट साइड टू सेम साइड आना है, ठीक है। यानी कि अपनी साइड से अपोजिट इंसिजन को देना स्टार्ट करना है और अपनी तरफ इंसिजन को लेकर आना है। यानी कि मतलब कि आपको समझ आ चुकी होगी कि एक तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप खड़े हो, आप राइट हैंडेड सर्जन हो, तो आपने जो इंसिजन देनी है वो आपने अपनी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड की तरफ आना है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइडेड हो, अगर आप लेफ्ट साइडेड हो तो आप इधर खड़े हो, तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि आपने क्या करना है, ऑलवेज फार टू नियर, यानी कि आपने दूर से करीब आना है, अपनी तरफ आना है, या फिर आपने क्या करना है, आपने अपोजिट टू सेम साइड, यानी कि इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, इन दोनों का जो मतलब सेम ही है। तो आपने क्या करना है, इंसिजन जो होगा वो अपोजिट साइड टू अपनी तरफ लेकर आना है, फार टू नियर लेकर आना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको लाजमी और लाजमी पता होनी चाहिए। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि इनका क्या सीन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप प्रॉपर वो इंसिडेंट, मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मेन यूज करने हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या होता है कि जो आपके लाइक ब्लेड्स वगैरह होते हैं उसको आप कैसे पकड़ोगे, परपेंडिकुलर रखोगे, आपके मसल के पैरेलल होगा, कोलेजन फाइबर के पैरेलल होगा, और आपने जो इंसिजन देनी है वो फार टू नियर लेकर आनी है, ठीक है। अब आपने इंसिजन दे दी, जब आपने इंसिजन देगी तो फिर आपने क्या करना है, अब जो आपका पेशेंट होगा, ठीक है, जो आपका पेशेंट होगा उसकी ब्लीडिंग भी होगी, ऐसा ही है ना, जो उसकी आप जो है वो उसकी सर्जरी करोगे तो उसकी ब्लीडिंग भी होगी। तो जब उसकी ब्लीडिंग होगी तो एक तो आपने ब्लीडिंग को भी रोकना है, क्या करना है, ब्लीडिंग को भी रोकना है, यानी कि आपने कोआगुलेशन भी करनी है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसकी ब्लीडिंग ना हो। और फिर आप चाहते हो कि आपके छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो भी आप कट करो, तो आप क्या यूज करते हो, आप ये वो कोटरी यूज करते हो। अब हमारा जो मेन इंस्ट्रूमेंट आता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपकी कोटरी, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कोटरी, ठीक है, कि आपकी जो कोटरी होती है वो क्या होती है। अब जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने लगे हैं वो है आपकी कोटरी, की कोटरी क्या होती है। देखो, ये जो मैंने आपको सामने दिखाया है ये है आपकी कोटरी, यानी कि मेन जहाँ पे पहली जो आपकी कोटरी है ये वाली है। देखो, कोटरी में क्या ये जो आपकी पेंसिल शेप होता है, ये जो आपकी कोटरी होती है ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कोटरी होती है ये दो तरह की होती है, यानी कि ये जो कोटरी होती है ये दो तरह की होती है। एक तो मोनोपोलर होती है, एक तो क्या होती है कि मोनोपोलर, ठीक है, एक तो मोनोपोलर कोटरी होती है, और दूसरी आपकी क्या होती है, आपकी बाई पोलर कोटरी होती है, ठीक है, क्या होती है कि बाई पोलर कोटरी होती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी कोटरी होती है वो आपकी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी एक तरह से आपकी मोनोपोलर होती है, और एक होती है आपकी कौन सी, आपकी एक तरह से बाइपोलर कोटरी होती है। यानी कि इसमें क्या है कि ये वाली जो आपकी कोटरी है, ठीक है, यानी कि बाईपोलर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी बाईपोलर कोटरी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो नीचे वाली कोटरी है, जो पेंसिल शेप है, जो पेंसिल शेप कोटरी है, इसको हम कहते हैं आपकी मोनोपोलर कोटरी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी मोनोपोलर कोटरी। तो जब भी आप ओटी में जाएं, अगर सर्जन ने ऐसी कोटरी पकड़ी हो जो मतलब कि जो इसके एंड, ठीक है, जिसके एंड जो होंगे वो दो हों, ठीक है, जो जिसके एंड जो होंगे वो आगे से इस तरह हो, यानी कि इस तरह, मतलब कि इस तरह हो, ठीक है, इस तरह की हो, तो इसको आप कहेंगे ये है आपकी बाईपोलर कोटरी। क्या है, इसको हम कहेंगे आपकी बाईपोलर कोटरी। लेकिन अगर आप जो है आप जाएं उसके अंदर ओटी के अंदर, और सर्जन ने क्या की हो, इस तरह भी हो, बिल्कुल पेंसिल शेप एक चीज पकड़ी हो, उसको आपने कहना है ये है आपकी एक तरह से मोनोपोलर कोटरी। कौन सी होती है, उसको हम कहते हैं मोनोपोलर कोटरी। अब इस मोनोपोलर या आपकी डाईपोलर कोटरी का क्या मतलब होता है, देखो, अब हम पहले डिस्कस करते हैं आपकी मोनोपोलर कोटरी को। किसको हम डिस्कस करते हैं, आपकी मोनोपोलर कोटरी को, ठीक है। यानी कि जो आपकी मोनोपोलर कोटरी होता है इसका क्या सीन होता है, मोनोपोलर कोटरी का, जो कि मोनोपोलर कोटरी होती है इसका क्या सीन होता है। देखो,
जो आपकी मोनोपोलर कोटरी होती है, इसमें आपने याद रखना है कि इसके दो बटन होते हैं, ठीक है। यानी कि जो मोनोपोलर कोटरी होती है, इसके क्या होते हैं आप देख सकते हैं, ये जो पेंसिल शेप्ड कोटरी होती है, एक तो पहले आप लिख लें कि जो आपकी पेंसिल शेप, ठीक है, जो आपकी एक तरह से पेंसिल शेप्ड कोटरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से मोनोपोलर कोटरी होती है, ठीक है, मोनोपोलर कोटरी होती है। अब ये जो मोनोपोलर कोटरी होती है, इसके दो बटन्स होते हैं, क्या होते हैं, दो बटन्स होते हैं। एक जो बटन होता है वो येलो बटन होता है, ठीक है, एक जो बटन होता है वो होता है आपका येलो बटन होता है उसका, ठीक है। जो मोनोपोलर कोटरी होती है उसका एक येलो बटन होता है, और जो दूसरा बटन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ब्लू बटन। कौन सा होता है, ब्लू बटन होता है, ठीक है। यानी कि येलो बटन होता है और ब्लू बटन होता है। अब जो आपका होता है येलो बटन, ठीक है, जो उसका येलो बटन होता है, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इट इज यूज्ड फॉर कटिंग, ठीक है, यानी कि इसको हम यूज करेंगे कटिंग के लिए। जबकि जो ब्लू आपका बटन होगा, जो ब्लू बटन होगा, इट इज यूज्ड फॉर कोआगुलेशन, ठीक है, यूज्ड फॉर, ठीक है, यूज्ड फॉर कोआगुलेशन, ठीक है। देखो, अब जो आपका सर्जन होगा उसके हाथ में एक पेंसिल शेप्ड कोटरी होगी। जब पेंसिल शेप्ड कोटरी होगी तो उसको हम कहेंगे ये मोनोपोलर कोटरी है, पहली बात कंफर्म होगी। अब जब भी जो सर्जन होगा, जब भी सर्जन होगा, अगर वो किसी टिश्यू को, ठीक है, यानी कि वो किसी टिश्यू वगैरह को, किसी फाइबर्स को काटना चाहता है, तो वो इस मोनोपोलर कोटरी का कौन सा बटन दबाएगा, वो दबाएगा आपको येलो कलर का। लेकिन जब वो मतलब कि किसी आर्टरी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को क्या करना चाहता है, उस ब्लीडिंग को रोकना चाहता है, वहां पे क्लॉट बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जनाब आपका जो वो ब्लू कलर की जो बटन होगा उसको दबाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आगे हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि इसका क्या मैकेनिज्म होता है, क्योंकि ये करंट वगैरह जनरेट करती है, इसका प्रॉपर सर्किट होता है, वो हम पढ़ते हैं। अभी तक सिर्फ आपने याद करना है, क्या याद करना है कि मोनोपोलर कोटरी पेंसिल शेप्ड होती है, येलो बटन जो होता है वो जब दबाएंगे तो उससे आपके फाइबर्स जो होंगे उनकी कटिंग हो जाएगी, और ब्लू बटन जब आप दबाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कोगुलेशन हो जाएगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर आपने क्या करना है, फिर जो आगे आता है इसके बारे में आपने याद रखना है कि इसका प्रॉपर जो होता है वो कैसे, लाइक इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका प्रॉपर जो सर्किट होता है वो कैसे कंप्लीट होता है। देखो, जो आपकी कोटरी होती है ये क्या होती है, ये एक मशीन होती है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि इसकी ये जो आपकी तारें होती हैं, ठीक है, इसकी जो तारें होती हैं वो किस में लगी होती हैं, ये इसके अंदर लगी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये प्रॉपर एक मशीन होती है, ठीक है, ये मशीन होती है। ये अपने में से क्या जनरेट करती है, ये अपने में से करंट जनरेट करती है, क्या करती है, करंट जनरेट करती है। जब इसके अंदर करंट आ जाता है तो ये करंट जो होती है, इसके जो टिप होती है जिसको हम पेंसिल टिप कहते हैं, यानी कि पेंसिल शेप है, इसकी जो पेंसिल टिप होती है, या इसको इस टिप को हम कहते हैं बोवी टिप। कौन सी टिप कहते हैं, बोवी टिप कहते हैं, उस टिप के ऊपर आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, मोनो जो पोलर कोटरी थी उसको पीछे जो है वो मशीन में लगा दिया, स्विच उसका जो है वो पीछे से दबा दिया, उस मशीन जो होगी वो ऑन होगी, उसके अंदर करंट वगैरह आ गया। वो करंट क्या होगा, वो इससे पास होते हुए, ठीक है, यानी कि इससे करंट पास होते हुए इसकी क्या आ जाएगी, इससे करंट पास होते होगे क्या, किस में, इसके एंड के ऊपर आ जाएगा, जो इसकी टिप है, जो इसकी पेंसिल टिप है, या जिसको हम बोवी टिप कहते हैं, उस बोवी टिप के ऊपर जो है वो उसका करंट आ जाएगा। जैसे ही करंट उसके बोवी टिप के अंदर आ जाएगा, तो फिर ये करंट वहां से क्या होगा, ये जो करंट होगा, ठीक है, ये जो करंट होगा ये एंटर हो जाएगा, किस में एंटर हो जाएगा, एंटर हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो करंट होगा ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। या जिस मतलब कि जब करंट आपका उसके अंदर एंटर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर जो मतलब कि आपके उसके अंदर एंटर हो जाएगा तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये मतलब कि कटिंग करेगा, या तो ये क्या करेगा, या तो ये कटिंग करेगा, या तो वहां पे क्या करेगा, कोआगुलेशन करेगा, ठीक है। यानी कि करंट जो है वो आपकी या तो कटिंग करेगा या आपको कोआगुलेशन करेगा। यानी फिर अब आपने क्या किया, आपने अगर जो है वो येलो बटन दबाया हुआ है, ठीक है, आपने येलो बटन दबाया और करंट आपकी बॉडी मशीन से पास होते हुए आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो वो आपके कोलेजन की कटिंग करेगा, ठीक है। अगर आपने क्या किया, अगर आपने ब्लू बटन दबाया, ठीक है, ब्लू बटन दबाया, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें जो है वो क्लॉट बन जाएगा, और आपकी जो ब्लीडिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी। फिर क्या होता है कि जैसे ही आपका आपकी बॉडी के अंदर वो सारा काम हो चुका है, चाहे उसने कटिंग करनी है या कोगुलेशन करनी है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, फिर ये जो करंट होगा इसको आपकी बॉडी से बाहर भी तो निकालना है, ऐसे ही है ना, यानी कि करंट आपकी बॉडी में एंटर हो चुका है तो उसको आपकी बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। अब उसको आपकी बॉडी से कैसे निकालते हैं, तो उसमें एक होता है कोटरी पैड होता है, क्या होता है कि उसमें कोटरी पैड होता है, क्या होता है कि कोटरी पैड होता है। वो जो कोटरी पैड होता है वो सारे के सारे जो करंट होता है उसको अकोमोडेट कर देता है और आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है, और फिर वो दोबारा से आपकी मशीन में एंटर हो जाता है। इस तरह आपका सर्किट कंप्लीट होता है।
ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोटरी पैड क्या होता है। देखो यहाँ से आप समझो इस बात को, इसका सारा क्या सीन होता है। ये जो मैं आपके सामने चीज बताई है, ठीक है, ये होता है आपका कोटरी पैड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करने लगे हो, मतलब कि मोनोपोलर कोटरी को तो थायराइड मतलब कि थायराइड सर्जरी के लिए यूज नहीं करते, कब कब यूज करते मैं आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ समझ लो कि ये जो कोटरी पैड मतलब कि आपकी जो कोटरी थी उसको आप यूज कर रहे थे किसी भी सर्जरी के लिए, एब्डोमिनल सर्जरी के लिए यूज कर रहे थे। जब उसको एब्डोमिनल सर्जरी के लिए यूज कर रहे थे तो आपने जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो करंट जो है वो एंटर हो चुका है। करंट ने अपना काम कर लिया है। अब मतलब कि असूलन तो ये होना चाहिए कि उस करंट को आपकी बॉडी से दोबारा से बाहर एक्सक्रीट भी किया जाना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास होता है कोटरी पैड होता है। क्या होता है कि हमारे पास होता है आपका कोटरी पैड होता है, ये कोटरी पैड होता है। अब ये जो कोटरी पैड होता है इसको हम लगाते हैं थाई रीजन पे, ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं थाई रीजन पे। जब फिर आपके जितने भी कफ मसल होते हैं, ठीक है, जो आपके कफ मसल होते हैं यानी कि जो आपके लेग के मसल होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था जो आपके यहाँ पे सूडो हाइपरट्रोफी होती थी उसके अंदर, डीएमडी के अंदर डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आपको याद है बायोकेम के अंदर हमने पढ़ा था। जो डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी जहाँ पे आपकी सूडो हाइपरट्रोफी होती थी उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कफ मसल भी कहते थे। अब हम क्या करेंगे, या तो लेग के जो मसल है वहां पे हम जो कोटरी पैड लगा देंगे, या आपकी जो थाई रीजन होता है वहां पे हम क्या लगा देंगे, ये कोटरी पैड लगा देंगे। अब आपकी बॉडी के अंदर जितना भी करंट होगा, जितना भी कोटरी की मदद से करंट एंटर हो चुका है, वो क्या होगा, वो इस कोटरी पैड की मदद से इस कोटरी पैड के पास आएगा। जैसे इस कोटरी पैड के पास आपका करंट आएगा तो वो कोटरी पैड क्या करेगी, कोटरी पैड इस करंट को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगी और वापस से ये आपकी तार जा रही है, इस वापस से आपकी जो मशीन होती है उसके अंदर एंटर कर देती है। ठीक है, तो ये मोनोपोलर, ठीक है, मोनोपोलर कोटरी में आपका कोटरी पैड बहुत जरूरी होता है। डाईपोलर जो है, जो डाईपोलर है उसमें अंदर उसके अंदर आपकी कोटरी पैड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोटरी पैड का सिर्फ फंक्शन ये होता है उसने आपका बॉडी के अंदर जो करंट एंटर हुआ है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। क्यों, इसलिए मोनोपोलर कोटरी जो होती है उसके साथ जो दूसरा मतलब आप कह सकते हो कि जो दूसरा एंड होता है वो कोटरी पैड होता है। जैसे ही आपका बॉडी से जितना भी करंट जो होगा वो फाइनली पहुंचेगा थाई रीजन के ऊपर, तो थाई रीजन में आपकी कोटरी पैड होगी, ये उस करंट को आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपका क्या होता है, इस तरह आपका जो सर्किट होता है वो कंप्लीट होता है। अब इस कोटरी जो पैड होता है, ये जो कोटरी पैड होता है इसके बारे में आपने कुछ बातें याद रखें। जो कोटरी पैड होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपकी मोन कोटरी पैड जो होती है ये आपके मोनोपोलर जो कोटरी होती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी। अब आपने याद रखें जो कोटरी पैड होती है इसका लार्ज, इट शुड हैव लार्ज एरिया, इट शुड हैव लार्ज एरिया, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया या लार्ज साइज, ठीक है। यानी कि इसका जो साइज होता है वो लार्ज होना चाहिए, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। यानी कि एक ये है, एक ये छोटे साइज की कोटरी पैड है, एक ये बड़ी पैड की है, तो आपने हमेशा जिसको प्रेफर करना है वो लार्ज साइज की, लार्ज एरिया की जो कोटरी पैड है उसको आपने प्रेफर करना है। क्यों प्रेफर करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने सिर्फ कोटरी पैड के बारे में याद रखना है कि जो कोटरी पैड होता है वो हमेशा लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए या लार्ज साइज उसका होना चाहिए। फिर आपने कहना है कि ये जो कोटरी पैड होती है हमने उस जगह के ऊपर लगानी है जो वेल वस्कुलराइज्ड एरिया हो, जो क्या हो, वेल वस्कुलराइज्ड एरिया हो, ठीक है, वेल वस्कुलराइज्ड एरिया, यानी कि ऐसा एरिया हो जो वेल वस्कुलराइज्ड हो, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे ब्लड वेसल जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होंगी। दूसरी बात, फिर आपने कहना है कि हमने ऐसे एरिया के ऊपर लगाना है जहाँ पे जो है वो लेस एयर हो, क्या हो, लेस हेयर हो, यानी कि ऐसे एरिया के लगाने जहाँ पे जो बाल हो वो कम हो, लेस एयर हो, ताकि ये जो होती है इजिली क्या हो जाए, स्टिक हो जाए, ठीक है, इजिली क्या हो जाए, अटैच हो जाए, यानी कि अटैच्ड इजिली, ठीक है, यानी कि अटैच्ड इजिली। देखो याद रखें कि जो आपकी कोटरी पैड होती है इसकी मोनोपोलर जो कोटरी होती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मैंने उसकी इंपॉर्टेंस तो आपको बता दी कि ये आपके करंट को आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। जो कोटरी पैड होता है, जो कोटरी पैड होती है इसकी कुछ आपके मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। कौन कौन से जो अपनी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो लार्ज सरफेस एरिया और लार्ज साइज होना चाहिए। पहली बात, ये हमेशा उस जगह के ऊपर आप लगाओगे जो वेल वस्कुलराइज्ड एरिया होगा, जहाँ पे ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होंगी। तीसरी बात, क्योंकि वहां पे जो सारा ब्लड होगा वो वहां पे आएगा। तीसरी बात आपने कहना है कि ये उस जगह के ऊपर हम लगाएंगे जहाँ पे लेस हेयर हो, जहाँ पे बाल वगैरह कम हो, ताकि वो वहां पे जो है वो इजिली चिपक जा सके, वहां पे उसको जो है वो वहां पे जो है वो स्टिक इजिली हो सके, अटैच इजिली हो सके, ठीक है जी, आपने लगाना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो है, अगर हमारे पास जो कोटरी पैड है, ठीक है, अगर हमारे पास जो कोटरी पैड है
जो कोटरी पैड है अगर ये कम सरफेस एरिया की होगी, यानी कि कम सरफेस एरिया की होगी, तो फिर क्या होगा? देखो, कम सरफेस एरिया की अगर आप कोटरी पैड लगाओगे तो इसका आपकी मतलब कि क्या नुकसान होगा? देखो, अब यहाँ पे एक तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, ये जो कोटरी पैड है ये इतने साइज की लगाते हो, इतने साइज की जो है वो आप कोटरी पैड लगाते हो, ठीक है, जो मैंने आपको ग्रीन से बनाया है। आपने बाहर से दिया 5 मिली वोल्ट का करंट, आपने बाहर से क्या दिया? 5 मिली वोल्ट का करंट। और जो पहले आपकी लार्ज सरफेस जो कोटरी थी उसने सारे का सारा जो 5 मिली वोल्ट का जो करंट था उसको आपकी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया। लेकिन आप क्या करते हो? आप जो है पीछे से जो 5 मिली वोल्ट का करंट देते हो, लेकिन आगे आप जो है वो बहुत छोटी सी कोटरी पैड लगा देते हो। तो आप तो ये होगा कि जो कोटरी पैड होगा ये आपकी बॉडी से जो करंट होगा उसको प्रॉपर जो है वो बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सकेगी। फॉर एग्जाम्पल वो 3 में से जो है वो 2 मिली वोल्ट जो होगा वो आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करेगी। इसका मतलब जो बाकी का जो 3 मिली वोल्ट होगा, जो बाकी का 3 मिली वोल्ट जो करंट होगा, वो क्या होगा? वो आपकी स्थायी रीजन के अंदर आके अकोमुलेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो सारे का सारा जो 3 मिली वोल्ट का जो करंट होगा वो आपके स्थायी रीजन के अंदर आके अकोमुलेट हो जाएगा। जैसे ही स्थायी रीजन के अंदर अकोमुलेट होगा, करंट अकोमुलेट होगा, तो ये जो करंट होगा वहां पे क्या करेगा? वहां पे हीट की प्रोडक्शन करवाएगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस करवाएगा। जब हीट प्रोड्यूस करवाएगा तो आपका ये पूरे जो एरिया होगा ये जल जाएगा, ये बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब आप पोल्ट्री पैड स्मॉल साइज की लगाओगे तो वहां से जो आपका करंट होगा वो प्रॉपर डेसिपेट नहीं हो सकेगा, वो प्रॉपर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा। सारे का सारा जो करंट होगा वो आपका इस एरिया जहाँ पे पोल्ट्री पैड है उसके अंदर आके अकोमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? जो करंट होगा वो हीट की प्रोडक्शन करवाएगा। जब वो हीट की प्रोडक्शन करवाएगा तो वो क्या करेगा? उस एरिया को आपको जला देगा, बर्न कर देगा। इसलिए जरूरी है कि आपका जो पोल्ट्री पैड होगा वो आपको जो है वो लार्ज साइज की होनी चाहिए। तो आपने लिख लेना है कि अगर स्मॉल एरिया जो हो गया, स्मॉल साइज पोल्ट्री आप यूज करते हो, ठीक है, तो इंक्रीज करंट अकोमोडेशन, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। आपने कहना है कि अगर आप जो है वो स्मॉल एरिया ये स्मॉल साइज जो है पोल्ट्री पैड यूज करते हो, स्मॉल एरिया जो स्मॉल साइज की जो पोल्ट्री पैड है वो आप यूज करते हो, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इंक्रीज करंट अकोमुलेशन, ठीक है, इंक्रीज करंट अकोमुलेशन, ठीक है, इंक्रीज करंट अकोमुलेशन, इंक्रीज करंट अकोमुलेशन कहाँ पे अकोमुलेट हो जाएगा? इंक्रीज करंट अकोमुलेशन एट द साइट ऑफ पोल्ट्री पैड, एट द साइट ऑफ, ठीक है, एट द साइट ऑफ पोल्ट्री पैड। यानी कि जहाँ पे आपने पोल्ट्री पैड लगाया वहां पे सारे के साथ जो करंट होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा कि क्या करेगा? इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। ये वहां पे क्या करेगा? ये वहां पे हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। जब ये वहां पे हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो फिर ये क्या करेगा? बर्न्स कर देगा। बर्न्स करेगा कहाँ पे? एट दी साइट ऑफ, एट दी साइट ऑफ, ठीक है, एट दी साइट ऑफ पोट्री पैड, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया? आपने जो है वो स्मॉल साइज जो है वो कोटरी पैड लगाया। जब स्मॉल साइज कोटरी पैड आपने लगाया तो फिर क्या हुआ? फिर जो करंट होगा वो करंट जो होगा वो एट द साइड ऑफ द कोटरी पैड जो है वो अकोमुलेट होता रहा। जब वो उस जगह के ऊपर सारे के सारे जो करंट है वो अकोमुलेट होता रहा, तो वहां पे उसने क्या कर दिया? वहां पे उसने ये कर दिया कि हीट की प्रोडक्शन कर दी। जब उसने हीट की प्रोडक्शन कर दी तो ये हीट जो होगी इतनी ज्यादा होगी कि ये आपके कोटरी पैड, जो आपके कोटरी पैड वाला जो एरिया होगा उसको क्या कर देगी? उसको बर्न कर देगी। इसलिए जरूरी है कि आपने क्या करना है? आपने जो वो लार्ज एरिया का जो पोल्ट्री पैड है वो आपने यूज करना है, ठीक है। अब तीसरी बात आपने याद रखनी है, तीसरी बात ये याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ना कोई एक जो आपका हेल्पर है, ठीक है, आपका हेल्पर है, वो क्या करता है? उसका काम, यानी कि ये जो प्रॉपर सर्किट को कंप्लीट करना होता है, यानी कि जो पोल्ट्री वगैरह लगानी होती है वो किसका काम होता है? वो टेक्नीशियन का काम होता है। यानी कि जो पैरामेडिक्स होते हैं उनका काम होता है, जो सिस्टर्स वगैरह होती हैं उनका काम होता है। क्या होता है कि आपके साथ एक जो है वो मतलब कि था दूसरा, आपका कोई ना कोई असिस्टेंट था, ठीक है, या टेक्नीशियन था। उसने क्या किया? उसने जनाब सारा काम तो कर दिया, ठीक है, आपकी कोटरी वगैरह तो है वो मतलब कि सेट कर दी, लेकिन वो जो है वो कोटरी पैड को लगाना भूल गया। यानी कि जो कोटरी पैड है, इस कोटरी पैड को जो है वहां पे जो आपकी कोटरी पैड है उस कोटरी पैड को जब वो लगाना भूल गया, यानी कि ये वाला, सॉरी, ये जो आपकी कोटरी पैड है इस कोटरी पैड को जो लगाना भूल गया। जब कोटरी पैड लगाना भूल गया तो इसका मतलब अब जो आपका सर्किट होगा, जो आपका सर्किट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। अब आपका जो सर्किट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। जब आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो अब आपकी जो पोट्री पैड होगी, सॉरी, जो आपकी पोट्री होगी,
जो मोनोपोलर कोटरी होगी वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो जब तक ये भी याद रखना है कि जब तक आपके कोटरी मोनोपोलर कोटरी का कोई एक भी जो होता है लाइक इंस्ट्रूमेंट या कोई एक भी पार्ट जो होता है वो अपनी जगह के ऊपर ना हो, तो आपकी कोटरी जो होती है वो वर्क नहीं करती, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अगर टेक्नीशियन फेल हो जाए टू अटैच कोटरी पैड, देन सर्किट विल नॉट कंप्लीट एंड कोटरी विल नॉट वर्क, ठीक है। यानी कि आपने लिख लेना है कि इफ द टेक्नीशियन, ठीक है, यानी कि कोई भी सिस्टर वगैरह है, ठीक है, मैं सिस्टर लिख देता हूँ, सिस्टर है या टेक्नीशियन है, या सिस्टर है या टेक्नीशियन है, अगर वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाए, फेल टू अटैच, ठीक है, फेल टू अटैच क्या क्या कोटरी पैड, जब वो अटैच नहीं करेगी कोटरी पैड को, देन क्या होगा, देन सर्किट विल नॉट कंप्लीट, फिर क्या होगा, जो सर्किट होगा वो आपका क्या होगा, विल नॉट कंप्लीट, आपका प्रॉपर जो सर्किट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि आपकी कोटरी विल नॉट वर्क, ठीक है, जो कोटरी होगी, ठीक है, कोटरी विल नॉट वर्क, जो आपकी कोटरी होगी वो क्या करेगी, वो वर्क नहीं करेगी। इसलिए आपने याद रखना है कि, ठीक है, तो आपने प्रॉपर जब भी आपने कोटरी वगैरह को यूज करना है तो आपने सर्किट को जो है वो ध्यान से चेक कर लेना है। जब आपका कोई ना उसमें कोई भी मतलब कि पार्ट मिस होगा तो आपका प्रॉपर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो आपकी कोटरी वगैरह जो है वो मतलब कि नहीं काम करेगी। तो इस मतलब कि जब आपका जो टेक्नीशियन वगैरह होगा अगर वो सही काम नहीं करता तो मतलब कि आप उसके ऊपर यहाँ पे गुस्सा वगैरह कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं करना, ठीक है, एज अ गुड पर्सन, या आपकी गुड मतलब कि जो भी आपका पर्सनैलिटी है उस लिहाज से, तो आपने कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गलती हर इंसान से हो जाती है। तो ये था आपका, ठीक है, कि ये था आपका एक तरह से कोटरी पैड, मोनोपोलर कोटरी पैड। और दूसरा क्या होता है, आपने कुछ और पॉइंट्स आपके मोनोपोलर कोटरी पैड के अंदर याद रखनी है। देखो ये जो मोनोपोलर कोटरी पैड होता है ना, इसमें एक ये काम होता है कि इसमें जब भी, ठीक है, इसमें जब भी जो आपका करंट होता है, ठीक है, आपका जो करंट होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो आर्म की सर्जरी कर रहे हो, आप जो है वो बाजू की सर्जरी कर रहे हो, जब आप बाजू की सर्जरी कर रहे हो तो ये जो करंट होता है इसने जो घूम के पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके आपके थाई रीजन के ऊपर आना है, थाई रीजन के ऊपर आना है, ठीक है, थाई रीजन के ऊपर आना है, फिर वहां से जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलना है। तो अब क्या होगा कि इसका मतलब जो आपका करंट था, जो कोटरी से करंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। जब वो सर्कुलेट करेगा तो वो आपका जो हार्ट रेट होगा, आपके हार्ट रेट को उसको भी डिस्टर्ब करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा ना, क्योंकि वो उसकी जो इम्पल्सिस हैं, जो उसका कंडक्शन सिस्टम है उसको क्या करेगा, उसको एक तरह से डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो याद रखें कि जो मोनोपोलर कोटरी होती है, ये मोनोपोलर कोटरी आपने उस पेशेंट के अंदर नहीं लगानी जिसको रिसेंटली एस ए नोड या पेस मेकर, जो एस ए नोड पेस मेकर है वो लगाया गया हो, क्योंकि जो एस ए जो आपका मोनोपोलर कोटरी होती है इसमें जो करंट होता है ये करंट पूरी बॉडी में फैल जाता है, फिर ये करंट जो होता है ये आपके थाई रीजन से बाहर निकलता है। इसी दौरान जब वो आपकी पूरी बॉडी में फैलता है तो ये क्या करते हैं, आपकी जो हार्ट रेट की जो कंडक्शन होती है, जो आपके हार्ट रेट की जो कंडक्शन होती है उसको खराब करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो ऐसा पेशेंट जिसको अरिदमिया के चांसेस हो, ऐसा पेशेंट जिसकी हिस्ट्री हो कि उसको अरिदमिया होता हो, ऐसा पेशेंट जिसकी हिस्ट्री हो कि उसको अभी रिसेंटली पेस मेकर डाला गया है, तो आपने उसके अंदर मोनोपोलर कोटरी नहीं लगानी, आपने जो है उसके बाईपोलर कोटरी लगानी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका इसका आपने याद रखना है कि ये जो होती है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, उस पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट के अंदर जिसको अरिदमिया के चांसेस, आपने लिख लेना है कि जिसको अरिदमिया के चांसेस हो, या जिसको क्या किया गया है, पेस मेकर वगैरह डाला गया है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। लेकिन अगर जो है अगर आप पेस मेकर डालना चाहते हो, सॉरी, आप जो है इस दौरान आपके पास डाईपोलर कोटरी नहीं है, डाईपोलर कोटरी नहीं है, और अगर आप मोनोपोलर कोटरी ही है और आप यूज करना चाहते हो, तो आप जो पेस मेकर जो मूड है उसको मतलब कि चेंज करते हो, यानी कि जो उसकी इम्पल्स की कंडक्शन वगैरह है उसको क्या करते हो, चेंज करते हो, ठीक है, उसको प्रॉपर रेगुलेट करते हो। तो ये आपने लिख लेना है कि इसमें सारा क्या सिचुएशन होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि पेस मेकर वाला। फिर आपने याद रखना है कि जो आपकी ये जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी ऐसी साइट है, कोई भी ऐसी जगह है, ठीक है, कि जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपके जो है वो प्राइमरी मतलब कि आपकी जो वाइटल जो है वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी जगह है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके वाइटल जो है वो ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सीएनएस है, आपका थायराइड ग्लैंड है, वहाँ पे आपको पता है कि आपकी जो है वो लेरेंजियल नर्व्स होती हैं, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और आपकी एक तरह से दूसरी आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये सारा सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब कि आपने कहना है कि ऐसा ऐसा मतलब कि एरिया जहाँ पे आपके वाइटल जो है वो चीजें पाई जाती हो, आपकी नर्व्स होती हो, आपकी ब्लड वेसल वो बहुत एक्सेसिव हो, बहुत ज्यादा हो,
और आपका वो पार्ट बहुत नाजुक हो, तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपकी मोनोपोलर कोटरी वहां पे भी यूज नहीं करनी। क्योंकि ये जो मोनोपोलर कोटरी होती है, इससे करंट जो होता है वो स्प्रेड होता है उस ऑर्गन के अंदर, और वहां पे हीट प्रोड्यूस करता है, और आपके जो वाइटल नर्व्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनको डैमेज करता है। ठीक है, तो यानी कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखना है कि जब भी आप मोनोपोलर कोटरी यूज करोगे तो ये क्या करेगी, ठीक है, ये क्या करती है, फॉर एग्जांपल जो है ये उस ऑर्गन के अंदर क्या करेगी, स्प्रेड ऑफ करंट। वहां पे क्या होगा कि सारे के सारे उस ऑर्गन के अंदर, जहरी सी बात है, पूरी बॉडी में जा रहा है, तो जिस एरिया में आप उस कोटरी को यूज कर रहे हो वहां पे करंट जो होगा वो इधर उधर स्प्रेड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका नेक है या आपका ब्रेन है, यहाँ पे आप पोल्ट्री को यूज कर रहे हो, तो यहाँ से जो करंट होगा पूरे इस ऑर्गन में फैलेगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, स्प्रेड ऑफ करंट होगा। जैसे स्प्रेड ऑफ करंट होगा तो ये क्या करेगा, ये वहां पे थर्मल डैमेज करेगा, यानी कि वहां पे हीट की प्रोडक्शन करवाएगा, और आपके वहां पे कुछ ना कुछ थर्मल डैमेज करेगा। जब ये थर्मल डैमेज करेगा, किसको थर्मल डैमेज करेगा, जो वहां पे आपकी वाइटल नर्व्स होंगी, ठीक है, जो वाइटल नर्व्स होंगी उनको डैमेज कर सकते हैं। एंड आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी उनको क्या कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो मोनोपोलर कोटरी होती है, इसको आपने ऐसे ऑर्गन्स के अंदर यूज नहीं करना जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हो या बहुत ही ज्यादा नर्व्स हो। फॉर एग्जांपल आपने थायराइड सर्जरी के लिए, ठीक है, थायराइड सर्जरी के लिए, ठीक है, जो आपकी थायराइड सर्जरी होगी उसके अंदर आपने नहीं यूज करना। और एक्सिलरी सर्जरी हम पढ़ेंगे, आपकी क्या होती है, एक्सिलरी सर्जरी, ठीक है, एक्सिलरी सर्जरी में भी आपका क्या होता है कि आपने इसको यूज नहीं करना, क्योंकि वहां पे आपको पता है आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, थोरैकोडोर्सल नर्व होती है, जो सारे आपके चेस्ट के और आपके जितने भी मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रही होती है। तो एक्जिला में आपने इसको यूज नहीं करना। स्पेशली सीएनएस जो हम पढ़ेंगे, सीएनएस सर्जरी में आपने इसको यूज नहीं करना। हमने हमेशा वहां पे बाईपोलर जो मोनोकोटरी होती है वो यूज करनी है, तो सीएनएस में आपने यूज नहीं करना। ठीक है, फिर आपने कहना है कि जो आपका होता है लाइक पेरोटिड ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है, जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, पेरोटिड ग्लैंड, उसकी सर्जरी अगर आप करने लगोगे तो आपने इसको यूज नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे ट्राइजेमिनल नर्व होती है, स्पेशली आपकी फेशियल नर्व होती है, वो डैमेज हो सकती है। और दूसरा याद रखो कि जब भी आप टिप ऑफ ऑर्गन की सर्जरी करने लगो, तो आपने टिप ऑफ ऑर्गन में वहां पे फॉर एग्जाम्पल आप फिंगर की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फिंगर की सर्जरी करने लगे हो, या आप ईयर लोब की सर्जरी करने लगे हो, तो आपने वहां पर भी मोनोकोटरी जो होती है वो यूज नहीं करनी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आपकी मोनोपोलर कोटरी होती है वो इन एरिया के अंदर यूज नहीं करनी, यानी कि ऐसे एरिया थायराइड, क्योंकि वहां पे आपकी बहुत सारी नर्व्स होती हैं, हम पढ़ेंगे, आपकी लेरेंजियल नर्व होती है, रिकरेंट एक्सटर्नल सुपीरियर, ये सारी होती हैं। वहां पे इंफीरियर ब्लड वेसल, आपकी इंफीरियर थायरोइडल आर्टरी होती है, सुपीरियर होती है जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है, आपकी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, हम पढ़ेंगे दोबारा इंशाल्लाह एंडोक्राइन सिस्टम की सर्जरी में। तो एक्सिलरी में क्योंकि वहां पे आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, ठीक है, और आपकी थोरैकोडोर्सल नर्व होती है, वहां पे आपने यूज नहीं करना। सीएनएस की सर्जरी में तो आपने नहीं यूज करना, क्योंकि ये आपको वहां पे थर्मल डैमेज करवा सकती है। पेरोटिड ग्लैंड क्योंकि फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है। और टिप ऑफ ऑर्गन, फिंगर, एयर लोब्स, इनको आपने नहीं यूज करना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फार्मा के अंदर भी बताया था कि जो एपिनेफ्रीन होती है, एपिनेफ्रीन को भी आप ऐसी जगह के ऊपर एज अ मतलब कि वेजो कंस्ट्रिक्टर यूज नहीं करते हो जो एंड ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिंगर टिप, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम होती है, ये बहुत ज्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, तो वहां पे इश्कीमिया, गैंग्रीन वगैरह करवा सकती है। तो आपने कहना है कि इस सूरत में आपने वो यूज नहीं करना। तो इन सारी या इनमें आपने बाईपोलर जो है वो यूज करनी है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके जो है वो बाईपोलर के बारे में, यानी कि ये जो हमने पढ़ी थी ये वाली, ये जो आपकी पेंसिल टिप थी, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो है वो कौन किस मतलब कि कैसे ये यूज होती है, इसका जो सर्किट होता है वो कैसे कंप्लीट होता है, कौन कौन से बटन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, और उसकी क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उसके क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, कोटरी पैड के बारे में आपने नहीं भूलना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारा सर्किट के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब हम जिसको डिस्कस करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब हम इसको यूज करने लगे, ये जो उसने बनाई हुई है ये वाली, ये जो आपकी कोटरी है, ठीक है, इस कोटरी को हम जो है अब एक्सप्लेन करने लगे हैं। ये जो आपकी बाईपोलर कोटरी होती है, देखो, अब क्योंकि क्योंकि अब क्या होता है कि ये बाईपोलर है, ये क्या है, ये बाईपोलर है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके एक एंड से करंट आपकी बॉडी में एंटर होगा, और दूसरे एंड से उधर ही जो है वो बाहर निकल जाएगा। एक एंड से जो है वो करंट एंटर होगा, और दूसरे एंड से क्या होगा, करंट बाहर फौरन तौर पर उसी जगह से निकल जाएगा। क्योंकि जो आपकी मोनोपोलर थी उसके अंदर दूसरा जो है वो एंड नहीं था, दूसरा जो एंड था वो नहीं था। जब उसका दूसरा एंड नहीं था तो इसलिए हम वहां पे कोटरी पैड यूज करते थे। लेकिन जो आपकी बाईपोलर होती है, इसके दो पोल्स होते हैं,
एक से करंट आएगा और दूसरे से फौरन जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर जो कोटरी पैड होता है उसका यूज नहीं होता, वो हम यूज नहीं करते, क्योंकि वो कोटरी पैड का जो काम होता है वो दूसरा जो आपका पोल होता है वो आपको वो कर रही होती है, ठीक है, कोटरी पैड की। तो अब हम आते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका बाईपोलर कोटरी। कौन सी होती है, अब हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होता है आपका बाईपोलर कोटरी। कि आपकी जो बाईपोलर कोटरी होती है वो किस तरह की होती है, यानी कि मैं आपको बता दिया ये पेंसिल शेप होती है, मतलब कि होती तो इस तरह की है, ठीक है, आगे जाके ये दो में जो इस तरह जो है वो चेंज हो जाती है। तो एक में करंट आता है और दूसरे से वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये इससे आपकी पूरी बॉडी में जो करंट है वो सर्कुलेट नहीं करता, ठीक है। तो आपने कहना है कि कोटरी जो आपकी बाईपोलर कोटरी होती है इसमें क्या होता है कि इसमें आपने याद रखना है कि नो कोटरी पैड आपने जो है वो पूरा लिखना है, इज नीडेड। इसमें कोई भी कोटरी पैड नीडेड नहीं होता, क्योंकि कोटरी पैड का जो काम होता है वो दूसरा एंड जो होता है वो कर रहा होता है, ठीक है जी। आपने कहना है कि इसके अंदर कोई भी कोटरी पैड नहीं यूज होता। इसके अंदर नो स्प्रेड ऑफ करंट, ठीक है, नो स्प्रेड ऑफ करंट इन होल बॉडी। पूरी बॉडी में करंट स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि आपका जो फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे जो है वो थायराइड की सर्जरी कर रहे हो, ये आपका थायराइड का सेल था उसके अंदर सर्जरी कर रहे हो, तो जब आप करंट इसके अंदर एंटर हो जाए उसी से आपका वापस चला जाएगा, तो आपकी पूरी बॉडी में करंट स्प्रेड नहीं होगा। आपको समझ आ रही होगी, कॉमन सेंस की बात है। सो आपका जितना भी ये बाईपोलर सर्जरी हो इसके, क्योंकि इसमें कोटरी पैड यूज नहीं होती, आपकी स्प्रेड ऑफ करंट यूज नहीं होता, तो इसलिए आपके जो बाईपोलर कोटरी होती है ये आप उन जगहों के ऊपर यूज कर सकते हो जहां पे आपकी मोनोपोलर कोटरी जो थी वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी, ठीक है। तो आपने लिखना है कि सो बाईपोलर कोटरी कैन बी यूज्ड एंड इज सेफ इन द केसेस वेयर मोनोपोलर कोटरी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था आपकी थायराइड सर्जरी में, आपका जो होता है फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था आपकी थायराइड सर्जरी में हम यूज कर सकते हैं डाईपोलर को, एक्सिलरी सर्जरी में हम यूज कर सकते हैं सीएनएस की, पेरोटिड ग्लैंड के और जो टिप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि जो हम सीएनएस में हम मेनली यूज कर रहे हैं, आपने याद रखना है कि सीएनएस में हम कौन सी कोटरी यूज करेंगे, बाईपोलर कोटरी यूज करेंगे, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो आपने ये याद रखना है। लेकिन इसका एक जो वो डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसके एडवांटेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो बाईपोलर कोटरी होती है इट इज ओनली यूज्ड फॉर कोagulation, यानी कि इट इज ओनली यूज्ड फॉर कोagulation, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ आप कोagulation के लिए यूज करते हो, कटिंग के लिए यूज नहीं करते। तो आपने कहना है इट इज ओनली यूज्ड फॉर कोagulation नॉट फॉर कटिंग, ठीक है। तो इसको आप कटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ कोagulation के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आपके बहुत सारी जो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मोनोपोलर कोटरी जो इंडिकेटेड आपका सॉरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो वहां पे आपको जो आपकी एक तरह से बाईपोलर कोटरी जो होती है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी बाईपोलर कोटरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लेकिन देखो, अब इसके अलावा एक और बात याद रखो, ये जो पूरा पूरा आपकी कोटरी था ये आपकी जो है वो करंट के रिलेटेड थी। किसके रिलेटेड थी, करंट के रिलेटेड, यानी कि आपका पूरा करंट आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी जनाब इसके अंदर, वो सारा निजाम चल रहा था। लेकिन याद रखो, हो सकता है कि आप जब सर्जरी कर रहे हो, जब आप सर्जरी कर रहे हो, लास्ट पे मैं रिपीट करता हूँ, जब आपकी सर्जरी कर रहे हो तो आपका जो करंट होगा, यानी कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई ना कोई वहां पे जो है वो करंट वगैरह प्रोड्यूस हो, तो इससे आपकी फायर्स वगैरह हो सकती है, ठीक है। वहां पे आप जो है वो कोटरी यूज कर रहे हो, पीछे से आपका जो कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई मसला बन जाए, तो वहां पे आपका मतलब फायर्स वगैरह जो होती है वो जनरेट हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि कोटरी सोर्सेज जितने मैंने कोटरी पढ़ी है आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओटी रिलेटेड फायर्स, सो वी शुड यूज कोटरी विद ग्रेट काशन एंड यूज। आपने लिखना है कि जो कोटरी सोर्सेज होते हैं, यानी कि जो कोटरी होती है, जो मोनोपोलर और बाईपोलर होता है, आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओटी रिलेटेड फायर्स। जितनी भी आपकी ओटी के अंदर कोई ना कोई आग वगैरह लग जाती है ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो मोस्ट कॉमन जो काज होती है वो कौन सी होती है, वो कोटरी होती है। ओटी में अगर आप जो है वो मेनली देखो कि सर्जन जो है वो ऑपरेशन कर रहा था और उसी दौरान जो होता है वो वहां पे ओटी में फायर्स वगैरह हो जाती है, आग वगैरह लग जाती है, तो वो आपकी कोटरी सोर्सेज की वजह से हो सकती है। इसलिए जो कोटरी होता है इसको हमने बहुत ही ग्रेट काशन और केयर के साथ हमने इसको यूज करना होता है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपने लिख लेने हैं। अब मुझे जल्दी से बताएं, अब आपको यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं है।